हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। और रेलवे स्पेशल के सीरीज में आज का एपिसोड नंबर 3 स्पेशल क्वेश्चन। टोटल 500 क्वेश्चन है और ऐसे सवाल जो रेलवे में बार बार पूछे जाते हैं। आपने पिछले 2 एपिसोड देखे होंगे तो आपको लगभग अंदाज़ा हो गया होगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले 2 एपिसोड में हम लोगों ने लगभग 150 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था, तो उसके आगे से आज शुरू करने वाले हम लोग एपिसोड नंबर 3 में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, एक तरल जल द्वारा गैस जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण। किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या सूत्र पर निर्भर करती है, 2n²। 2n² इसका सूत्र है। n यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियन किसे कहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिल जाते तो इसे न्यूक्लियन कहते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? 3। ओजोन का सूत्र है O3, जिसमें ऑक्सीजन का 3 कण होते हैं, O+O+O = O3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है? कैल्शियम। उस रसायन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण है, जिसके कारण मेंडलीफ की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया था। तो हेनरी मोसले। इन्होंने यह सिद्ध किया था कि परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण हैं, इसलिए जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी बनी थी उसमें संशोधन किया गया था। उनका नाम हेनरी मोसले था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी तालिका में कितने समूह और आवर्त मौजूद हैं? तो 18 समूह मौजूद हैं और 7 आवर्त मौजूद हैं, 18 और 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुल खाली स्थान तत्वों में से खाली स्थान तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई। तो कुल 118 तत्वों में से 24 तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई। कुल तत्व 118, जिसमें 24 तत्वों की खोज प्रयोगशाला में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बहुपरमाणुक है? सल्फर, सोडियम, आर्गन, ऑक्सीजन। तो इसका राइट आंसर सल्फर, ऑप्शन नंबर 1, यह बहुपरमाणुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, यह किस समूह से संबंधित है? तो यह समूह नंबर 18 से संबंधित है और यह गैस आर्गन हो जाती है, जो समूह नंबर 18 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो इसका Na2SO4 ब्रैकेट में Aq + BaCl2 ब्रैकेट में Aq = BaSO4S + 2NaClAq। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले अविलेय पदार्थ को कहा जाता है अवक्षेप। अवक्षेप कहा जाता है। अम्लीय विलयन में डाले जाने पर नीले लिटमस का रंग बदलकर हो जाता है, तो अम्ल नीले को लाल कर देता है। अम्ल नीले को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला कर देता है। अम्ल नीले को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला कर देता है। इसका एक ट्रिक भी है, अनीला। अनीला मीन्स अम्ल नीले को लाल कर देता है। अम्ल नीले को लाल कर देता है और क्षार लाल को नीला कर देता है। छैलानी। क्षार लाल को नीला कर देता है, अम्ल नीले को लाल कर देता है। इससे आपको बहुत आसानी से याद भी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु का वह कौन सा गुण है जिसके द्वारा इसे तार के रूप में लाया जा सकता है? तन्यता। तन्यता धातु मतलब इसे तार के रूप में, मान लीजिए धातु ऐसे 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 करके है,
इसको एकदम टाइट कर देंगे तो ये तार के रूप में आ जाएगा, तन्यता इसे कहते हैं। विद्युत आवेश की वह एसआई इकाई है जो लगभग 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर है, कूलाम। तो एक कूलाम बराबर 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन में कितने कूलाम होते हैं? तो एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम होते हैं। कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। तो 1.6 गुणे 10⁻−19 कूलाम होता है एक इलेक्ट्रॉन बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक कूलाम में 6.25 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? संवेग को। कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? शक्ति यानी पावर, जिसे W से प्रदर्शित करते हैं वाट में। इसका मात्रक वाट होता है शक्ति का, और इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका सूत्र भी होता है P बराबर V इंटू आई। V जहाँ विद्युत विभव, I धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित एक बल्ब 3 एम्पीयर की धारा लेता है, बल्ब की शक्ति होगी। अब ये वही वाला सूत्र है, शक्ति पूछा है तो P बराबर V गुना I। तो P क्या होगा? P का मान निकालना है। V कितना दिया है? विद्युत विभव वोल्टेज, वोल्टेज है 12, और I कितना दिया है? 3 एम्पीयर। I मतलब धारा, I दिया है 3 एम्पीयर। तो इसे गुणा, इसी पे रख देंगे। V का मान 12, I का मान 3, तो इसे गुणा करके आ जाएगा 36 वाट। क्योंकि इसे शक्ति को W से प्रदर्शित करते हैं तो 36 वाट। इसका सूत्र P बराबर VI, यही इसका सूत्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा नियम या सिद्धांत कहता है कि जब किसी पिंड को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो यह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है जो इसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है? तो आर्किमिडीज का सिद्धांत। किसी पानी में या द्रव में कोई चीज़ रखेंगे तो अपने बराबर का पानी वो हटा लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। प्रति इकाई समय में पूर्ण दोलनों की संख्या को कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? तो प्रतिध्वनि, इसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव या पोल? गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु पोल कहलाता है। दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण उपयोग में लिया जाता है? तो अवतल दर्पण। और ये अवतल दर्पण गाड़ियों के हेडलाइट में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 174। 1 सेंटीमीटर आकार वाली किसी धातु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निर्मित प्रतिबिंब खाली स्थान होगा और इसकी ऊंचाई होगी। तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, इसकी ऊंचाई होगी 2 सेंटीमीटर। अब कैसे? चलिए इसका भी सूत्र देखते हैं। तो दर्पण का सूत्र होता है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। और इसमें F का मान दिया है 16 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ -16 सेंटीमीटर होगा क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए F का मान -16 होगा और U का मान ये -24 होगा, क्योंकि वस्तु की दूरी ऋणात्मक मानी जाएगी क्योंकि वह दर्पण के सामने है। वस्तु की दूरी ऋणात्मक मानी जाएगी क्योंकि वह दर्पण के सामने है। और V को निकालना है जो प्रतिबिंब की दूरी होगी।
तो चलिए इसी पे रख के इसको निकालते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूँ। तो रखते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो 1/v का मान निकालना, 1/v को इधर लाएंगे और 1/f उधर जाएगा, तो हो जाएगा 1/f, यहाँ प्लस था माइनस हो जाएगा माइनस 1/u। तो इसको करेंगे 1/-16 माइनस 1/-24। दरअसल इसमें जगह नहीं हो पा रहा है सॉल्व करने के लिए और अभी उपकरण की भी कमी है, वरना मैं सॉल्व करके दिखाता। तो इसका उत्तर आ जाएगा, एलसीएम लेंगे जो 48 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। तो ये -3 माइनस माइनस +2, तो -3 से +2 जोड़ेंगे तो -1/48, जो 1/v का मान आएगा। तो v बराबर -48 आ जाएगा। यह v का मान निकल गया है। अब इसके बाद रफ कर रहा हूँ मैं, आवर्धन निकालेंगे। आवर्धन m बराबर होता है -v/u। तो m बराबर -48/-24, तो माइनस माइनस कट जाएगा। इसका उत्तर आ जाएगा 2। ये m का मान है 2। अब ऊंचाई भी इसका निकालेंगे। तो ऊंचाई होता है h, ऊंचाई होता है h बराबर m इंटू h। तो h का मान तो 1 सेंटीमीटर यहाँ दिया है और m का मान हमने अभी निकाला था, जो आवर्धन हुआ था 2 आया था। तो 2 गुणा 1 बराबर 2, और यही ऊंचाई इसकी होगी। इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, और ये प्रतिबिंब उल्टा बनेगा ये प्रतिबिंब। बहुत समय लिया इस क्वेश्चन में, पर ये बड़ा वाला सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक उत्तल लेंस की क्षमता 3 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। अब फोकस दूरी का सूत्र होता है P बराबर 1/f, और फोकस दूरी हमेशा मीटर में होती है, और P क्षमता P से प्रदर्शित करते हैं, क्षमता P से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ दिया है P से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी क्षमता 3 डायोप्टर है, तो 3 बराबर 1/f। अब f को इधर लाएंगे तो f बराबर 3 इधर चला जाएगा, 1/3 जो आएगा 0.33 मीटर। अगर इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 33 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि 100 से गुणा कर देंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, पर ये यहाँ मीटर में दिया है, तो 0.33 मीटर हो जाएगा उसका उत्तर। और इसका सूत्र P बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित हो जाता है? लाल रंग सबसे कम विचलित होता है, इसलिए सिग्नल उग्नल पे लाल रंग को लगाया जाता है। विभिन्न विद्युत उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या कहलाता है? फ्यूज। तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण फ्यूज कहलाता है, क्योंकि फ्यूज में जब धारा प्रवाहित होती है तो इसमें ऊष्मा निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए गर्म भी हो जाता है। एक लंबी धारावाही सीधी परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता खाली स्थान होती है, तो परिनलिका के अंदर सभी बिंदुओं पर एक समान। एक लंबी धारावाही सीधी परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता, मान लीजिए ये कोई तार है, तार में एक विद्युत परिपथ में जब धारा प्रवाहित होती है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र भी बनता है। ये तो फिजिक्स में आप लोग जानते ही होंगे, क्लास 10th का है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता इस तार के अंदर सभी बिंदुओं पर एक समान होती है, कहीं कम और ज़्यादा नहीं होती। यही पूछा है, परिनलिका के अंदर सभी बिंदुओं पर एक समान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी 1936 के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? जॉन मेनार्ड कीन्स। जॉन मेनार्ड कीन्स ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है
उसे बदल कर, देखिए इंपॉर्टेंट है, उसे बदल कर यह धन को प्रभावित कर सकता है। इस दर को कहा जाता है बैंक दर। अब बैंक दर क्यों कहते हैं? क्योंकि उसे बदल कर यह धन को प्रभावित कर सकता है। अगर ये वाला सेंटेंस इसमें नहीं होता, उसे बदल कर धन को प्रभावित कर सकता है, तो इसे कहते हैं रेपो रेट। इसे कहा जाता है रेपो रेट। जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसे रेपो रेट कहते हैं। और जब बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं तो इसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ट्रिपल आर। और जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करती है तो इसे रेपो रेट कहा जाता है। पर उसमें ये नहीं रहता, उसे बदल कर यह धन को प्रभावित कर सकता है। अगर ये आ गया तो इसे बैंक दर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। राजकोषीय घाटा, मान लीजिए सरकार की आय कम और व्यय ज़्यादा और उधार भी ज़्यादा हुआ है तो उसे राजकोषीय घाटा। मान लीजिए सरकार की आय है 90 रुपये और इसमें व्यय कुल 100 रुपये का हो गया, खर्च और उधार मिला के, तो इसमें 10 रुपये राजकोषीय घाटा जाएगा। यही है, तो सरकार की कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? आयकर, न्यूनतम वैकल्पिक कर, कॉर्पोरेट कर, वस्तु एवं सेवा कर। तो जीएसटी, और यही अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी अप्रत्यक्ष कर है। कब? आर्टिकल 246A में 101वां संविधान संशोधन विजय केलकर समिति और लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। इसलिए मैं इसमें लिख कर लाया हूँ क्योंकि इसमें लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है। आर्टिकल 246 से 101वां संविधान संशोधन विजय केलकर समिति लागू 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजगार स्तर को बढ़ाने, गरीबी निर्धनता को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1974 से 1979 की अवधि के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो 1974 से 78 तक ही चली थी, पर ये बनाई गई थी 1979 तक के लिए। चलिए पंचवर्षीय योजना का हम लोग एक बार लिस्ट देख लेते हैं। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। अब यहाँ तक तो याद ही हो जाएगा, 51 से 56, 5-5 साल जोड़ते जाइए। 51 से शुरू हुआ था, 51 से 56 पहली, दूसरी 56 से 61, तीसरी 61 से 66। उसके बाद इसमें 3 साल का योजना अवकाश आ गया। 1966 से 69 तक योजना अवकाश आ गया था क्योंकि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था, इसलिए उसमें कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं हो पाई थी। योजना अवकाश। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74, फिर पांचवी पंचवर्षीय योजना 74 से 78। दरअसल ये 79 तक के लिए बनाई गई थी, पर 1974 से 78 तक ही चली थी क्योंकि इसमें इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी और मोरारजी देसाई की सरकार आई थी। इन्होंने रोलिंग प्लान लेके आया था जो वार्षिक लागू होता था, वर्ष दर वर्ष। 1978 से 80 रोलिंग प्लान चला था। उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आई, छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985, फिर सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90। उसके बाद 90 के बाद वार्षिक योजनाएं आई थी 2 बार, 1990 से 92, क्योंकि एलपीजी 1991 में हमारे देश में आया था। उस समय आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर हो गई थी 1991 में। फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना आई थी 1992 से 97, 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से 2002 और 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 और 11वीं 2007 से 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 17। उसके बाद 2015 में नीति आयोग आ गया था, ये 2012 से 15 तक ही चला था क्योंकि उसके बाद बीजेपी की सरकार आई। उसके बाद उन्होंने योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया भारत में। तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले सकते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की लिस्ट का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो 2012 से 2017। कुल कितनी पंचवर्षीय योजना आई थी? 12, और 12वीं पूरी कंप्लीट भी नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के माध्यम से
सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे अनाज के स्टॉक को क्या कहा जाता है? तो सुरक्षित भंडार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग कोशिका के पावर हाउस के रूप में कार्य करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। और किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड्डी निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो हड्डी एक संयोजी ऊतक है। हड्डी संयोजी ऊतक है। कुल 206 हड्डियां होती हैं और इसके दो प्रकार होते हैं, एक अक्षयी हड्डियां और एक उपांगीय हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, यकृत द्वारा स्रावित पित्त किसमें मदद करता है? तो पाचन में। यकृत द्वारा स्रावित जो पित्त रस होता है वो पाचन में मदद करता है। यकृत मतलब लीवर, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा यौन संक्रमण जानलेवा रोग एक विषाणु के कारण होता है? एड्स, सुजाक, सिफिलिस, जुकाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्स। अब एड्स का पूरा नाम आप लोग खुद सर्च कीजिएगा, क्योंकि पहले पेपरों में बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता था एड्स का पूरा नाम, और अभी भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। आहार नाल का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? छोटी आंत। छोटी आंत आहार इसमें जाके भोजन पूरी तरह से पच जाता है, उसके बाद ये बड़ी आंत में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी आंत की भीतरी परत में कई अंगुलियों जैसे प्रक्षेपण होते हैं जिन्हें कहा जाता है? तो खाली स्थान में आ जाएगा विली या रसांकुर। ये दरअसल छोटी आंत का ही एक भाग होता है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम जिसे ग्रहणी कहते हैं, जेजुनम मध्यांत्र और इलियम शेषांत्र। तो ये इलियम का भाग है। इसमें उंगली, जिसमें सबसे नीचे वाला भाग जिसमें उंगली जैसी संरचना ऐसे ऐसे होती है, और इसी में आकर भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, और इसे रसांकुर या विली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके रिसाव को बंद करता है? डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स? तो प्लेटलेट्स। अब बताइए, आरबीसी की खोज किसने की थी और डब्ल्यूबीसी की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहाक ने। ल्यूवेनहाक ने डब्ल्यूबीसी और आरबीसी दोनों की खोज की थी, और जीवित कोशिका भी खोज इन्होंने ही की थी, ल्यूवेनहाक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान, रक्त का वह भाग जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% में प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं, प्लाज्मा। श्वसन, लार स्राव या उल्टी, वोमिटिंग और क्रमाकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं मेरु शीर्ष से। श्वसन, लार स्राव, उल्टी और क्रमाकुंचन जैसी अनैच्छिक क्रियाएं मेरु शीर्ष नियंत्रित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमतौर पर एक स्वस्थ वयस्क में गुर्दे में प्रारंभिक निस्पंदन प्रतिदिन लगभग 180 लीटर होता है। हालांकि वास्तव में उत्सर्जित मात्रा केवल है प्रतिदिन 1 लीटर या 2 लीटर। महिलाओं में यौवनारंभ के दौरान पहला मासिक धर्म के रूप में जाना जाता है रजोदर्शन। देखिए, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, मैं अपने मन से नहीं लाया हूँ, ये पूछा गया क्वेश्चन है, आप चाहे तो सर्च कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? गर्भनाल। मलेरिया रोधी दवा क्विनैन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो कुनैन। ये तो याद हो जाएगा, क्विनैन, कुनैन जो मलेरिया रोधी दवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? कैरोलस लिनियस द्वारा की गई थी। कोशिकीय श्वसन का पहला चरण, जिसमें 6 कार्बन अणु वाले ग्लूकोज का 3 कार्बन अणु वाले पाइरूवेट में विघटन हो जाता है, किस कोशिकांग में घटित होता है? तो कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य की खोज किसने की थी? पुरकिंजे ने 1839 में। कोशिका द्रव्य की खोज पुरकिंजे ने की थी 1839 में। पौधों के पुराने जाइलम में कौन सा उत्सर्जन उत्पाद संग्रहित होता है? रेसिन और गोंद।
राल और गोंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पन्न होने वाला गैसीय अपशिष्ट उत्पाद होता है ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। न जाने कितनी बार ये पूछा गया और सबको याद भी हो गया है। पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? यानी 1 KB बराबर कितना बाइट? तो 10,024 बाइट। और 10,024 बाइट बराबर 1 किलोबाइट, और 10,024 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट, जिसे 1 MB भी कहते हैं शॉर्ट में। और 10,024 MB बराबर 1 GB यानी गीगाबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार। और सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? यानी WTO की स्थापना कब हुई? 1995 में। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष यान कब प्रक्षेपित किया गया? 19 अप्रैल 1975 में। ये भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली स्वदेशी परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? INS अरिहंत। INS का मतलब इंडियन नेवल शिप अरिहंत। भारत ने पोखरण में पहला नाभिकीय परीक्षण कब किया गया था? 18 मई 1974। इंदिरा गांधी की सरकार थी और इसे स्माइलिंग बुद्धा के नाम से किया गया था, पर यह सफल नहीं हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग बिफोर विकेट LBW शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। LBW क्रिकेट से, क्रिकेट प्रेमी तो को पता ही होगा। और एक नया शब्द 2-3 साल पहले से आया है, डकवर्थ लुईस, वो भी क्रिकेट से संबंधित है और वो भी एक एग्जाम में पूछा गया था। किस देश में 21वां फीफा विश्व कप 2018 का आयोजन हुआ? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, PV सिंधु ने किस वर्ष स्विट्जरलैंड के बासेल में फाइनल में थाईलैंड के बुसानन ओंगबामारुगफान को हराकर स्विस ओपन सुपर बैडमिंटन प्रतियोगिता जीती थी? 27 मार्च 2022। भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले खालिस्तान भारतीय होने का गौरव हासिल किया, तो दूसरे भारतीय होने का गौरव हासिल किया था नीरज चोपड़ा ने। और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड भी जीता था, टोक्यो ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन 2022 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले पैरा एथलीट बने? तो देवेंद्र झांझरिया, जो राजस्थान के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थान किस नदी के किनारे स्थित था? रावी। और इसका पुराना नाम परूषणी। वेदों में इसका नाम परूषणी था, रावी नदी का। किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? तो सामवेद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे 24 जैन तीर्थंकरों में से अंतिम माना जाता है? तो महावीर को। किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? समुद्रगुप्त, भारत का नेपोलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर 1526 में इब्राहिम लोदी से लड़ाई, पानीपत की प्रथम युद्ध। किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर GT रोड कर दिया गया था, यानी ग्रांड ट्रंक रोड, तो शेर शाह सूरी ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हुमायूं के बीच किस वर्ष में हुआ था? तो 1556 में। पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, दूसरा युद्ध अकबर और हुमायूं के बीच 1556 में। किस शासक ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण कराया? शाहजहां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1761 में किस युद्ध में हारने के फलस्वरूप मराठों के दिल्ली पर शासन करने के सपने पर अंकुश लग गया था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में। भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1664।
बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो 1757। और 1757 में प्लासी के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। और ये जीता भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस था बंगाल का गवर्नर जनरल। सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 में लॉर्ड कैनिंग ही गवर्नर जनरल थे और ये पहले भारत के वायसराय भी बने थे 1858 में। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया? लॉर्ड लिट्टन ने। भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो लॉर्ड रिपन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी? 1905 में। वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन 1905। वर्ष 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। केरल में मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह भी कहा जाता है, कब हुआ था? तो 1921 में। बहुत ही प्रसिद्ध विद्रोह था दक्षिण भारत का मोपला विद्रोह 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक सत्र की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सरोजनी नायडू। अगर ये भारतीय महिला नहीं होता प्रथम महिला तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू। 1925 कानपुर अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किस वर्ष हुआ? 1906 में। किसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? जनवरी 1915। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। इन्हीं के दक्षिण अफ्रीका के लौटने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है? अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। उसका नाम पहले मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में। और उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। बिहार का चंपारण महात्मा गांधी द्वारा वर्ष खालिस्तान में किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। तो 1917 चंपारण सत्याग्रह 1917 जो महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस शहर में हुआ था? अमृतसर पंजाब में 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। खिलाफत और असहयोग आंदोलन कब शुरू किए गए थे? 1919 और 1920 में। 1919 में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? शौकत अली और मोहम्मद अली ने। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली ने। क्वेश्चन नंबर लास्ट 250। 1922 में गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन स्थगित करने का मुख्य कारण क्या था? तो उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा पुलिस स्टेशन में उग्र भीड़ द्वारा आग लगा दी गई थी। यह खबर सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो चलिए आज इतना ही, और नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी ही आने वाला है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं किसी वीडियो में भी नहीं कहता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पर एक बात ध्यान रखिए, इसका रिवीजन भी करते रहिएगा। और जब ये 500 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग
सब्जेक्ट वाइज जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस का सब्जेक्ट वाइज टॉपिक लेकर आएंगे और उसको 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन के माध्यम से अपनी तैयारी को और भी मजबूत बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।